हेलो बच्चों, रामकृष्णारी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रामकृष्णारी क्लासेस मीन्स RKH क्लासेस। बच्चों, क्या आपने पिछले वीडियोस देखे? आई होप आपने देखे रहेंगे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? 12th मैथ्स पार्ट 1 मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें हम लोगों ने मैथ्स पार्ट 1 में मैथमेटिकल लॉजिक के 1.1 और 1.2 की एक्सरसाइज को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने के लिए जो हमें थ्योरी चाहिए, वो थ्योरी हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। उसे समझेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व के एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 1.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। 1.3 के लिए जो हमें चाहिए, पेज नंबर 14 पे आ जाओ। एज पर द सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र। चलिए पेज नंबर 14, टॉपिक है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। ओके, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्यूल्स, ठीक है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है, उसके बाद कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। समझेंगे सब, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कंबाइन करके रखे उन्होंने। 1.3 वहाँ पे कहा है उन्होंने ऐसा, पेज नंबर 14 पे क्या क्या पढ़ना है देखिए। क्वांटिफायर्स क्या होता है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट किसे कहोगे, ड्यूल्स किसे कहोगे, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन ये क्या होता है। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। ओके बच्चों, सो कॉन्सेंट्रेशन से मन लगा के पढ़ते हैं मेरे साथ। हाँ ओके, सबसे पहले जानते हैं क्वांटिफायर, मतलब दोनों कंबाइन ही हैं। जैसे नीचे लिख रहा हूँ क्वांटिफायर्स। ओके चलिए स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो। क्वांटिफायर्स क्या है पता है? मान लीजिए कोई सेंटेंस है, मतलब स्टेटमेंट। हम लोगों ने 1.1 1.2 में सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट्स, उसकी ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथ टेबल हम लोगों ने बनाए थे। तो वैसे ही ये भी क्या रहेंगे, स्टेटमेंट। लेकिन मैं लिखे जा रहा हूँ। देखिए क्वांटिफायर्स का मतलब क्या होता है, द वर्ड्स, ध्यान दीजिए, द वर्ड्स लाइक, फॉर ऑल, यानी क्या लिखा, द वर्ड्स लाइक, फॉर ऑल, एंड देयर एग्जिस्ट। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। हाँ ओके, द वर्ड्स लाइक फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, यही कहलाते हैं क्वांटिफायर्स। आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स। अगर कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में अगर आप लोगों को फॉर ऑल ऐसा कुछ वर्ड आपको दिखाई देगा तो वो स्टेटमेंट कहलाएगा क्वांटिफायर। आगे बताऊंगा मैं, तो समझ लीजिए उस स्टेटमेंट में फॉर ऑल अगर है तो वो क्या है, क्वांटिफायर है। अगर स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट आपको ऐसा वर्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए ये क्या है, क्वांटिफायर्स। ओके, द वर्ड्स लाइक फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर्स। समझ गए बच्चों? अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, ये वाला पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इससे ही रिलेटेड, फॉर ऑल
is also called as, for all को और एक नाम है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। पढ़ेंगे सब ध्यान में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करो। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट में फॉर ऑल दिख रहा है, देयर एग्जिस्ट अगर आपको दिख रहा है, तो फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट ये दो वर्ड जो है ना वो क्वांटिफायर से एसोसिएटेड है। फॉर ऑल को एक और नाम होता है, फॉर ऑल इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स एंड इट कैन बी डिनोटेड बाय सिंबल या फिर लेटर। मैं लेटर बोलता हूं, इट कैन बी डिनोटेड बाय लेटर इन्वर्टेड ए होता है ना, ये कैपिटल ए, उसको उल्टा लिखो इन्वर्टेड ए। तो ये सिंबल हो गया फॉर ऑल के लिए। मैंने क्या बोला, फॉर ऑल को और एक क्या नाम है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब ये हो गया फॉर ऑल के लिए, तो फिर उसी तरह से देयर एग्जिस्ट में भी होगा ना। फिर देयर एग्जिस्ट माफ कीजिए रामकृष्ण, देयर एग्जिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड है, जैसे इसको नाम था यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो देयर एग्जिस्ट को भी और एक नाम है। देयर एग्जिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक बार जरा स्पेलिंग को देख लेता हूं, वेयर इज एक्जिस्टेंशियल, कम ऑन जी, बराबर, existential quantifier. Okay, and it can be denoted by letter। कैसे पता है, जैसे आपने a को उल्टा लिखा था बराबर, तो उसी तरह से इसको बॉक्स कर देता हूं मैं। उसी तरह से एक्जिस्टेंशियल के लिए आपको e यूज करना है, लेकिन कैसे, लैटरली इन्वर्टेड, यस। ओके, सो देयर एग्जिस्ट, यह वर्ड, इसको और एक नाम क्या है, एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और सिंबल क्या हो गया, इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड ई। फॉर ऑल ये भी क्या हो गया, क्वांटिफायर्स, उसको और एक नाम क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, उसका लेटर क्या बनेगा, इन्वर्टेड ए। यहां तक बात समझ में आई बच्चों, इसको लिखो हाँ, साथ में आपको नोटबुक और बुक भी लेके बैठना है। पेज नंबर 14 की बात कर रहा हूं मैं। अब मैं क्वांटिफायर्स को साफ कर रहा हूं। अब बच्चों, क्वांटिफायर्स में आप लोगों ने दो वर्ड्स पढ़े, एक था फॉर ऑल और एक था देयर एग्जिस्ट। अगर कोई सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट में अगर आपको फॉर ऑल दिखाई दे रहा है, सो फॉर ऑल को क्या नाम था, यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिस स्टेटमेंट में रहेगा वो स्टेटमेंट कहलाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। देयर एग्जिस्ट को क्या नाम था, एक्जिस्टेंशियल। सो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जिस स्टेटमेंट में आपको दिखाई दे रहा है वो स्टेटमेंट कहलाएगा एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की डेफिनेशन। चलिए, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मैं क्या लिखूंगा फिर अभी इसमें, जनरल डेफिनेशन क्या रहेगी, अ स्टेटमेंट विच कंटेन, जिसमें कुछ है क्या, क्वांटिफायर्स, विच कंटेन्स क्वांटिफायर्स, जिसमें क्वांटिफायर्स है। जैसे लाइक, कौन से मैंने बोला था, फॉर ऑल, सही है, और या फिर देयर एग्जिस्ट, ये रहेंगे, या तो फिर ये रहेगा या फिर ये रहेगा। ओके, a statement which contains quantifiers like this, then the statement is said to be a quantified statement। समझ गए? ओके, अब फॉर ऑल अगर स्टेटमेंट में है, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, इफ स्टेटमेंट इंक्लूड्स फॉर
all, then it is called as universal. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, सही है जी। अब या फिर अगर स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट इंक्लूड्स देयर एग्जिस्ट रामकृष्णारी, इफ statement includes there exist, then it is called as existential. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, माफ कीजिएगा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। समझ गए बच्चों? तो क्वांटिफायर्स पता हो गया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के बारे में भी हमें पता हो गया। ठीक है, इसको लिखो बच्चों प्लीज। हाँ ओके, मैं साफ करने जा रहा हूं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पता है बच्चों, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की एक विशेष बात है, इस स्टेटमेंट में आपको दो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं, की पॉइंट्स। जैसे मैं अभी लिख रहा हूं यहाँ पे, टू मेन एस्पेक्ट्स, मतलब मुद्दे, मराठी मध्ये टू मेन एस्पेक्ट्स आर टू बी इंपॉर्टेंट इन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में दो एस्पेक्ट्स आते हैं, कौन से? देखिए, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, फर्स्ट इज द कलेक्शन, या फिर आप उसको बोल सकते हो सेट, एंड सेकेंड होता है कंडीशन। ओके, कंडीशन मतलब आप इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। समझ गए मैंने क्या बोला? कि स्टेटमेंट में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन और कंडीशन। कलेक्शन और कंडीशन, कंडीशन का मतलब क्या होगा? फॉर ऑल क्या हो गया? कंडीशन। देयर एग्जिस्ट क्या हो गया? कंडीशन। अब इसे पहचानना कैसे है? हाउ टू आइडेंटिफाई द कंडीशन एंड द कलेक्शन। मैंने क्या बोला कि हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग अभी इसके एग्जाम्पल लेंगे ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। डोंट वरी बच्चों, चिंता मत करो, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान में रखो। क्वांटिफायर्स दो तरह के हैं, एक है फॉर ऑल जो कहलाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, दिखाओगे उसको उल्टा ए से, इन्वर्टेड ए से। उसके बाद एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो होता है देयर एग्जिस्ट, और वो होता है उसका सिंबल लैटरली इन्वर्टेड ई। और क्या बोला कि मैंने क्या कहा? वो क्वांटिफायर जिस स्टेटमेंट में रहेंगे वो स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अगर देयर एग्जिस्ट है तो फिर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अगर यूनिवर्सल स्टेटमेंट वहां पे है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, तो क्या बोलोगे? यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट में दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कलेक्शन और कंडीशन। कंडीशन और कलेक्शन दोनों एक दूसरे को मैच होने चाहिए, तब जाके वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? ट्रू। देखते हैं एग्जाम्पल में, पहले पढ़ते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल में स्टेटमेंट में फॉर ऑल इंडिकेट्स कैसे होता है, देयर एग्जिस्ट कैसे वहाँ पे हमें पहचानना है, और उसके ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालनी है, पढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। एग्जाम्पल्स की बिना नहीं समझ में आएगा ना, ये तो थ्योरी हो गया, इसकी थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, की पॉइंट्स, या फिर ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिए, ऑलवेज रिमेंबर। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, किताब में क्या देख रखा है? नंबर 1, और स्टेटमेंट क्वांटिफाइड बाय यूनिवर्सल क्वांटिफायर इफ, ओन लैंग्वेज लिखते हैं, इफ स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ओके, सो
इफ को हटाता हूँ यहाँ से, अ लिखता हूँ, और स्टेटमेंट इज यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब, इफ या फिर ऐसे करो, a statement is universal quantified statement and it is true, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है कब पता है, if all the objects या फिर एलिमेंट्स, बोथ all the objects या फिर आप उसको एलिमेंट्स बोलो, in the set या फिर कलेक्शन satisfied, क्या satisfy the given condition। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे समझ में आएगा, लेकिन जब हम लोग एग्जांपल करेंगे ना तो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। satisfy the given condition, क्या बोला मैंने, a statement is universal quantified statement। अगर कोई स्टेटमेंट यूनिवर्सल क्वांटिफाइड है मतलब उसमें क्या यूज है, फॉर ऑल। और वो स्टेटमेंट कब ट्रू रहेगा पता है, जब ऑल द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन द सेट और कलेक्शन satisfy the given condition, then it is true। it is true if this, okay, then it is true। कैसे पढ़ेंगे, चिंता मत करो बच्चों, ओके। और अगर ऑब्जेक्ट्स सेटिस्फाई कंडीशन को सेटिस्फाई अगर नहीं करेंगे तो फिर वो फॉल्स रहेगा, अदरवाइज इट विल बी अ फॉल्स। उसी तरह से इसको देख के हम लोग एग्जिस्टेंशियल का भी लिख सकते हैं। पहले इसको लिख लो, हो गया। चलिए अब सेकेंड स्टेटमेंट, इसको ही साफ कर देता हूं, टाइम बच जाएगा। और स्टेटमेंट इज, अब यूनिवर्सल को हटाओ, एग्जिस्टेंशियल लिखो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड इट इज ट्रू। वो ट्रू रहेगा कि कब, इफ द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे क्या लिखोगे, सम, या फिर इफ एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट और एलिमेंट in the set satisfy the given condition, then it is true, otherwise it will be a false। लिखिए पहले फिर बोलते हैं, ओके। चलिए तो बच्चों ये हो गया क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड के बारे में, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के बारे में हो गया। क्वांटिफायर्स दो तरह के हैं, अभी हम लोगों ने पहचाना। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, अगर क्वांटिफायर्स स्टेटमेंट में आ रहे हैं तो फिर स्टेटमेंट क्या कहलाएंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। दो तरह के होंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट अगर हैं तो वहाँ पे जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं सेट्स के, उसने वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू रहेगी, अदरवाइज फॉल्स। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कम से कम एक तो ऑब्जेक्ट सेट का होना चाहिए जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, या फिर अगर सेटिस्फाई कर रहा है कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो ट्रू वैल्यू रहेगी, अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फॉल्स रहेगी। ये हो गए थ्योरेटिकल बेस। अब इस पे एग्जांपल देखते हैं, ओके। एग्जांपल जैसे हम लोग लेंगे तो हमारी कॉन्सेप्ट, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, ओके। चलिए सबसे पहले एक नॉर्मल एग्जांपल आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक P करके स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर P Q से दिखाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने पेज नंबर 14 पे एग्जांपल दिया है। स्टेटमेंट P क्या है पता है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई वहां पे एक मौजूद है, देयर एग्जिस्ट एंड इवन नंबर, कोई तो एक इवन नंबर है, कोई तो एक मतलब ज्यादा रहे तो भी चलेगा, एटलीस्ट है ना। देयर एग्जिस्ट के लिए क्या होता है कंडीशन, एटलीस्ट। देयर एग्जिस्ट एंड इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, माफ कीजिए, इवन प्राइम नंबर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो ये जस्ट आपको समझने के लिए,
कि स्टेटमेंट में क्वांटिफायर्स मतलब कौन सा, अब ये कौन सा है, एग्जिस्टेंशियल। देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट, कोई तो एक है, कौन, एन इवन नंबर जो कैसा है, प्राइम। कहां पर, नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा अभी यहाँ पे, सेट या फिर कलेक्शन। वो बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर का जब आप लोग सेट लोगे 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, डैश 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 अप टू इंफिनिटी, तो नेचुरल नंबर के इस सेट में कोई तो एक ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है यहाँ पे देखिए, दो इवन प्राइम, इवन नंबर भी और प्राइम का मतलब क्या होता है, जो एक से और खुद से डिवाइड हो। तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, पढ़ा था आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में, सेट एन हैविंग एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स है, आप इसे एलिमेंट्स बोलो या फिर ऑब्जेक्ट्स बोलो। तो यहाँ पे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, कि नेचुरल नंबर का जो आपके पास सेट है, उस सेट में कोई तो एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। तो वहां पे जो स्टेटमेंट देके रखा है, स्टेटमेंट के हिसाब से ये सेंटेंस क्या हो गया, ट्रू हो गया, इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। लेकिन ये एग्जांपल क्यों दिया उन्होंने, खाली समझने के लिए कि स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कलेक्शन कौन होता है, यहाँ पे भी सेट और कलेक्शन कौन हो गया, नेचुरल नंबर। अब बच्चों यहाँ पे कंडीशन कौन हो गया फिर, एंड इवन प्राइम नंबर, ये वाले आपकी क्या हो गई कंडीशन। ओके, सो ये कंडीशन और ये वाला कलेक्शन, समझ गए बच्चों। अब दूसरा वाला एग्जांपल इसमें देखते हैं। कोई तो एक क्यू करके स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है देखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अब आप पहचानो, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट था, मतलब ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था। अब यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर बोला है, तो यहाँ पे वर्ड देखिए तो ऑल है, ये क्या हो गया फिर, इट इज अ टाइप ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या कहा है यहाँ पे, फिर से वही नेचुरल नंबर आपके पास जो सेट है 1 2 3 4 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, इसमें सारे के सारे देखिए ऑल, सारे एलिमेंट्स के बारे में बोल रहा है स्टेटमेंट, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, तो है सही है, पॉजिटिव इंटीजर है सारे, देखिए +1 +2 +3 +4 +5 सारे के सारे पॉजिटिव है। तो इस वाले स्टेटमेंट में ऑल का यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, ट्रू। तो ये जस्ट क्या हो गया, इस स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट हमें पहचानना था, हाउ टू आइडेंटिफाई देयर एग्जिस्ट एंड ऑल। तो बस एग्जाम्पल समझने के लिए है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, लिख लीजिए बच्चों। चलिए, क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में एक एग्जांपल सॉल्व में देके रखा है, उसे हम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 14 पे एग्जांपल नंबर 1 देके रखा है। इफ, मैं इसको बोलता कैसे हूँ, मैं वीडियो को पॉज करके पहले मैं यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। क्यों, वो मैं लिख कैसे रहा हूँ और मैं उसको बोलता कैसे हूँ ये पहचान। देखिए, इफ सेट ए हैविंग एलिमेंट, सेट ए हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, कोई तो एक सेट ए है जिसमें 7 एलिमेंट्स मीन्स 7 ऑब्जेक्ट्स आपको देखे रखे हैं, कॉमा, कॉमा का मतलब होता है देन डिटरमाइन, तो हमें फाइंड करने हैं, क्या पता है, देन डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। तो आगे उन्होंने सब क्वेश्चंस वहां पे पूछे हैं, जैसे पहला वाला है, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, लैटरली इन्वर्टेड ई एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसे पढ़ोगे क्या, नहीं, एग्जिस्टेंशियल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, या फिर देयर एग्जिस्ट एक्स। ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, इनको कॉमन एक लेटर दे दो, स्मॉल एक्स, तो वो क्या बोल रहा है पता है, देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई तो इसमें एक्स है, कोई तो एक एक्स है, और कौन सा वाला एक्स, जो बिलोंग करता है इस सेट से, मतलब सेट ए में ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे स्मॉल एक्स का यूज किया गया है। तो वो बोल रहा है कि इस सेट में कोई तो एक एक्स
वो x 1 भी हो सकता है, वो x 2 भी हो सकता है, वो x 3 भी हो सकता है, वो वाला x 4 भी हो सकता है, x 5 भी हो सकता है, x 6 भी हो सकता है, x 7 भी हो सकता है. There exists x that belongs to the set A. अच्छा, क्या कर रहा है वो? such that, वो x ऐसा है क्या? वो अगर x में से अगर 4 आप लोग अगर माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3. समझे बच्चों? चलो देखते हैं सॉल्यूशन. क्या पूछा है यहाँ पे? देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे कोई तो एक मौजूद है. कौन? x, जो a से बिलोंग कर रहा है. अगर वो x आप लोग इस वाले कंडीशन में पुट करते हो तो आपको क्या मिलना चाहिए? 3. तो चलिए करते हैं पुट. सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, देखते हैं. देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. 1 माइनस 4 आपको क्या मिल रहा है? -3. -3 मिल रहा है. उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए. ये तो -3 है, मतलब x ये वाला नहीं है. और कंडीशन देयर एग्जिस्ट की है. देयर एग्जिस्ट का मतलब ही वैसे होता है क्या कि कोई तो एक एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट ने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. तो x इज इक्वल टू 1 ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया नहीं है. तो अभी हमारे पास 6 एलिमेंट्स पड़े हैं. चलिए अब x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए. देन इसमें तो 2 minus 4 you will get -2. So if we put the x is equal to 2 and if it is put in the given condition then yet the condition is not satisfied. देखो ना -2 मिल रहा है, हमें 3 चाहिए, मतलब x is equal to 2 is not satisfy the condition. तो आगे चलते हैं. 3 है हमारे पास, x is equal to 3. Then अब यहाँ पे 3 पुट अप करो. If you put x is equal to 3 then we get 3 minus 4 is equal to -1. x is equal to 3 also does not satisfy the given condition. -1 आ रहा है, हमें 3 चाहिए. चलिए आगे x is equal to 4 की पुट कीजिए. So 4 minus 4 is equal to 0 मिल रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. Then x के बजाय 5 पुट करो. 5 में से 4 गए, कितने बचे? 1. ये भी नहीं कर रहा है. x is equal to 6. Then 6 minus 4 कितना मिला? 2. नहीं. अब x is equal to 7 पुट करो. Then ये वाला बंदा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. 7 minus 4 you will get 3. समझ गए बच्चों? तो आगे कैसे लिखना है पता है? Here existential of x is equal to 7 that belongs to the set A does satisfied. त्याने ती कंडिशन सॅटिस्फाय केली. does satisfied the given condition. कौन सी कंडीशन? that x minus 4 is equal to 3. तो कम से कम एक तो बैठा है ना. all के लिए तो बोला ही नहीं है. ऐसे बोला है क्या? for all value of x. all value का मतलब क्या होता है? फिर सारे के सारे x ने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में all है ही नहीं, तो एग्जिस्टेंशियल है. एग्जिस्टेंशियल का मतलब ही वैसे होता है कि इतने सारे में से कोई एक तो है जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. तो गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है. Therefore, the given statement is true. हो गया, लिख लीजिए. चलिए बच्चों नेक्स्ट की ओर चलते हैं. सेकेंड सब क्वेश्चन. इसमें और कुल मिला के कितने? 4 में से पहला हो गया. अब दूसरा वाला लिखते हैं. For all value of x that belongs to set A such that x plus 1 greater than equal to 3. देखिए तो अब इसमें क्या है? For all value of x that belongs to A. अब इस वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं वो कि x सारे x, सेट A के सारे x, x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7, सारे कौन से भी x उठाओ और इस वाले इक्वेशन में पुट अप करो. तो जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो क्या रहेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. मतलब कम से कम उसकी सम 3 या 3 से 4 आएगी ही, 3 या 3 से ज्यादा. देखते हैं सॉल्यूशन. पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 लिख लेता हूं पहले. x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5,
x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7, देन टाइम बच जाएगा, कर रहा होगा इसे, माफ कीजिएगा, देन ओके। अगर आप लोग x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो इसमें पुट करो, देन क्या मिलेगा फिर 1 प्लस 1। अब ये वाली साइन यहाँ पे पुट अप मत करो, इज इक्वल टू साइन पुट अप करो। 1 प्लस 1 क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अरे पहले ही बार मतलब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो फिर कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बराबर। चलो आगे देखते हैं। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करो, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 यहाँ से मिल रहा है। अब x इज इक्वल टू 3 पुट करो, 3 प्लस 1 you will get 4. If we put x is equal to 4 then and add with 1 then we get the 5. x is equal to 5 पुट करो, 5 प्लस 1 6, यहाँ पे 6 पुट करो, 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 7 पुट करो, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। बच्चों देखो तो अगर आप लोग x इज इक्वल टू 2 से सारे उठा के हो आगे, देखिए 2 से लेके 7 तक, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन x के लिए नहीं, तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू का मतलब होता है सारे के सारे बंदों ने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन 1 नहीं कर रहा है। तो कैसे लिखना पता है, हियर फाइनली लास्ट में ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, मैं क्या लिख रहा हूं देखो, एक्सेप्ट्स को छोड़ के, किसको, एक्सेप्ट्स x इज इक्वल टू 1, इसको छोड़ दो, मतलब सारे x लेकिन x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के, ओके, दैट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट सेटिस्फाइड द कंडीशन x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देयरफॉर, लेकिन एक तो छूट गया ना, एक तो नहीं कर रहा है ना, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। x इज इक्वल टू 1 ने भी यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तो हम बोलते कि यार हाँ सही है कि स्टेटमेंट करेक्ट है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। F लिखो बच्चों इसको, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते बच्चों, 2 हो चुके हैं, थर्ड की ओर में जा रहा हूं। सॉल्व के एग्जांपल चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.3 नहीं, प्रैक्टिस सेट 1.3 अच्छे से हमें समझ में आए, इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फिर से वही, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दैट बिलोंग्स टू सेट A such that 8 minus x less than equal to 7। अब इसमें क्या कहा गया है पता है, वो बोल रहे हैं कि सारे x कहां से उठाओगे, a के, मतलब a में जितने सेट A में जितने भी सारे एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट हैं वो अगर इस वाले कंडीशन में पुट किया जाए, मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करो, x इज इक्वल टू 2 पुट करो, एक बार 3 पुट करो, एक बार 4 करो, एक बार 5, एक बार 6, एक बार 7, तो जब भी आप इनको पुट करोगे तो आपको जो सम मिलेगी यहाँ पे, मतलब डिफरेंस जो मिलेगा, फाइनल आंसर उसका या 7 रहेगा या 7 से कम आएगा। देखते हैं अगर ऐसा होता है तो फिर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ट्रूथ वैल्यू 2 आएगी। पुट फिर से वही खेल, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, x is equal to 5, x is equal to 6, x is equal to 7, then अब x इज इक्वल टू 1 पुट करो तो यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 8 माइनस एक्स, अब लेस देन इक्वल टू यहाँ पे नहीं देना है, हाँ x की वैल्यू 1 पुट करो, इज इक्वल टू करो यहाँ पे, 8 में से 1 गए, कितने बचे 7, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या बोल रहे थे, 8 माइनस एक्स करोगे तो 7 या फिर 7 से कम मिलेगा। अब x इज इक्वल टू 2 पुट करो, सो 8 माइनस 2 कितना मिलेगा, 6, आगे चलो 3 पुट करो, 8 माइनस 3 कितना मिलेगा, 5, 8 माइनस एक्स के जगह पे क्या लिखोगे भी 4, 8 माइनस 4, 4, आगे चलो 8 माइनस 5 कितना मिलेगा, 3, 8 माइनस 6, एक्स की वैल्यू अभी 6 पुट करो, कितना मिलेगा 2, आगे चलो 8 माइनस 7 कितना मिला 1। तो देखो तो हर एक x को जब आप लोग पुट कर रहे हो तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 7, 6, मतलब 7 या 7 से कम मिल रहा है। तो स्टेटमेंट में तो वही बोल रहा है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू सेट A सच दैट 8 माइनस x लेस देन इक्वल टू 7, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। Therefore all value of x that belongs to set A satisfied the condition, पहले किया ना हम लोगों ने, satisfy the condition that, कौन सी वाली कंडीशन है, 8 minus x less than equal to 7, therefore the given statement is true।
ऐसे हमें करना है। लिखो बच्चों जल्दी। ओके बच्चों, नेक्स्ट लास्ट वाला इसमें एक क्वेश्चन है रामकृष्ण existential of x that belongs to set A such that x plus 8 is equal to 16। देखिए तो बच्चों, अब यहाँ पे फॉर ऑल के लिए नहीं, देयर एग्जिस्ट का मतलब है, देयर एग्जिस्ट के लिए ये वाला क्वेश्चन है। देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि सेट ए में कोई तो एक x है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए सॉल्यूशन, पिछले वीडियोस को देखो बच्चों। सॉल्यूशन क्या, पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, मैं लिख रहा हूं पहले, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 7। देन अब चलो इसमें पुट अप करो। x की वैल्यू 1, 1 प्लस 8 कितना मिला, 9, 16 मिलना चाहिए, 9 मिल रहा है। चलो x की वैल्यू अभी एक एक पुट करो, 2 3 ऐसे अल्टरनेट। चलो 2 प्लस 8 कितना बनेगा, 10, 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 8 12, 5 प्लस 8 13, 6 प्लस 8 14 और 7 प्लस 8 कितना मिला, 15। बच्चों यहाँ पे एक भी x ऐसा नहीं है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक भी x में देखो ना, 1 पुट किया तो 9 आ रहा है, 2 को पुट किया तो 10 आ रहा है, 3 को पुट किया तो 11 है, 4 को पुट किया तो 12 आ रहा है, 5 को पुट किया तो 13 है, 6 पुट किया तो 14 है, 7 पुट किया तो 15 है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, कोई तो एक x है जो 16 आपको आंसर देने वाला है, लेकिन यहाँ पे एक भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर there is no any x that belongs to A does satisfy the condition। यहाँ पे कोई भी x is equal to, यहाँ पे ऐसा कोई भी x जो A से ताल्लुकात रख रहा है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। does satisfy the conditions, does satisfy the condition, hence the given statement is false। कोई तो एक चाहिए था यहाँ पे जिसने ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, hence the given statement is false। ठीक है बच्चों, लिखो। ओके बच्चों, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ये दोनों हम लोगों ने टॉपिक आज कवर किए हैं। ड्यूल्स एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ड्यूल्स के लिए क्या करेंगे, जैसे आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वांटिफायर्स और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। क्वांटिफायर दो तरह के होते हैं, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट। फॉर ऑल के लिए और एक सेंटेंस क्या होता है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सिंबल क्या होता है, इन्वर्टेड ए। देयर एग्जिस्ट के लिए कौन सा और एक वर्ड है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सिंबल क्या हो गया, लैटरली इन्वर्टेड ई। सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने देखा है। स्टेटमेंट में अगर एग्जिस्टेंशियल का यूज है तो कंडीशंस और कलेक्शन दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई, ऑब्जेक्ट्स जो आप लोग कलेक्शन में से उठाओगे उसने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करते हैं दोनों में, अगर कोई स्टेटमेंट में फॉर ऑल है तो उसके लिए जो आप लोग ऑब्जेक्ट्स को उठाओगे, जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में देखा, जो ऑब्जेक्ट्स आप लोग उठाओगे सेट में से, कलेक्शन में से, तो उसने वो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर ऑल है तो फिर सारे के सारे ऑब्जेक्ट ने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो कम से कम एटलीस्ट कोई तो एक एक्स, कोई तो एक ऑब्जेक्ट जो सेट का होना चाहिए जिसने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कम से कम एक, दो सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, चलेगा। समझ गए बच्चों? तो आज के वीडियो में आपको घर पे क्या करना है, पहले इसको आप लोगों ने लिखा होगा, घर पे इसको अच्छे से करो, अच्छे से
क्वांटिफायर्स को और क्वांटिफायर स्टेटमेंट को जब हम लोग 1.3 को सॉल्व करेंगे तब हमें ये काम में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में ड्यूल्स के बारे में जानेंगे। ड्यूल्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ड्यूल्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद आगे जो टॉपिक यहाँ पे देखे रखे कौन से, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट हमें पता है, कंजंक्शन को अगर बाहर में निगेशन लगाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, डिसजंक्शन में अगर बाहर निगेशन लगाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, इम्प्लीकेशन में अगर सबसे बाहर निगेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर क्या रहेगा, बाय कंडीशन के लिए निगेशन अगर बाहर में तो उसका आंसर क्या आएगा। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ड्यूज और आगे देखेंगे। ओके बच्चों, फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए रामकृष्ण हरि, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजी। ठीक है बच्चों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।